ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बजने को है, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पड़ोसी देश है नेपाल, वहीं से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि नेपाल में भारी बवाल जारी है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 12,000 से ज्यादा युवा प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए आज, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग की है। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। विरोध प्रदर्शन बहुत से देखे हैं नेपाल ने, लेकिन ये पहला मामला है जब नेपाल में विरोध प्रदर्शन के दौरान निशाने पर नेपाल की संसद को लिया जाए और नेपाल की संसद पर ही धावा बोल दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 पर कब्जा कर लिया। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हैं। शूट एट साइट का ऑर्डर नेपाल में, काठमांडू में दे दिया गया। सेना और पुलिस की गोलीबारी में अब तक 14 प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर सामने आ रही है। 300 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हुए हैं। ओली सरकार ने शाम 6 बजे आज आपात बैठक बुलाई है। स्थिति बद से बदतर होती हुई नेपाल में देखने के लिए मिल रही है। दरअसल हुआ यह कि नेपाल सरकार ने इसी महीने 3 तारीख को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर बैन लगाने का फैसला लिया। इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन की समय सीमा इन ऐप्स के लिए, ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है इनके लिए दी थी, जो 2 सितंबर को खत्म हुई। और तभी से प्रदर्शनकारी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज ये प्रदर्शन जो है उग्र हो गया। आज हजारों नहीं, लाखों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे और बड़ी बात यह कि युवा जो थे वो इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। इसीलिए जेन जी वाला ये प्रदर्शन, जिसमें युवाओं के नेतृत्व में हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। शुरुआती नजर में यह मामला सीधे सीधे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको प्रतिबंधित करने का विरोध, लेकिन अंदर ही अंदर इतनी नाराजगी केपी शर्मा ओली के इस सरकार से कि मुद्दा भ्रष्टाचार का भी इस प्रदर्शन में जुड़ गया, मुद्दा बेरोजगारी का भी इस प्रदर्शन में जुड़ गया, मुद्दा आर्थिक मंदी का भी इस प्रदर्शन में जुड़ गया और मुद्दा सीधे सीधे युवाओं के अपने भविष्य का इस प्रदर्शन में जुड़ गया। भविष्य अंधकार में हमें बोलने दो सरकार, ये वो मांग जिसको लेकर नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए थे। बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस की तरफ से पहले पानी की बौछार का सहारा लिया गया, लाठियां चलाई गई, डंडे चलाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था और उसके बाद पुलिस ने खुली फायरिंग की है। शूट एट साइट के ऑर्डर्स काठमांडू में दिए गए हैं। अभी तक मरने वालों का आंकड़ा 14 पर पहुंच चुका है। 300 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं, आशंका इस बात की जताई जा रही है कि ये जो आज उग्र प्रदर्शन काठमांडू में हुआ है, इसकी चपेट में आकर कई नौजवान जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है और नीरज से जरा पहले ये जानते हैं, नीरज अभी का अपडेट क्या मिल रहा है, अभी हालात कैसे बने हुए हैं काठमांडू? देखिए रोमाना, जो स्थिति हमने दोपहर में देखी थी, सुबह से शुरू हो गई थी 10 साढ़े 10 बजे से, तब से ऐसी ही स्थिति इस वक्त भी काठमांडू में बनी हुई है। और जो जानकारी मिल रही है, हालांकि सरकार और पुलिस का कहना है कि सिर्फ रबर बुलेट्स फायर की गई हैं, लेकिन 1 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों की मौत इस उग्र प्रदर्शन में हो चुकी है। संसद में घुस चुके हैं, परिसर में घुस चुके हैं जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ गुस्सा इसी बात को लेकर है कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन क्यों किए हैं। सरकार का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया गया था, क्योंकि जितनी भी ये सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, चाहे फिर वो एक्स हो या फिर लिंक्डइन हो या मेटा हो, जो फेसबुक और इंस्टा चलाती हैं, उन्होंने जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस थी कि आपको एक पॉइंट पर्सन अपॉइंट करना है देश में, ताकि जो सरकार है अगर उसको ग्रीवेंसेस है, कोई उसको लगता है कि कोई खतरा हो सकता है, कोई सरकार के खिलाफ कोई उग्र बात कर रहा है, तो उसको हटा दिया जाए, पोस्ट हटा दिया जाए। लेकिन इन कंपनीज ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए 1 हफ्ते की मियाद के बाद इनको बंद कर दिया गया। तो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो गए हैं।
लेकिन जो युवा हैं, जेन जी जो है, उनका ये कहना है कि सरकार जो है वो आम लोगों की आवाज़ बंद करना चाह रही है। लोकतंत्र की का जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन सबको बंद करके हमारी आवाज़ रोक रही है। हम अपना एक्सप्रेशन, अपनी स्पीच नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर ये उग्र प्रदर्शन हुए हैं और अभी भी जारी हैं। 80 से ज़्यादा लोग जो है इन उग्र प्रदर्शन में घायल हो चुके हैं, जो जानकारी अब तक मिल रही है। बिल्कुल, देखिए टकराव इसी वजह से बना हुआ है। जिस बात का जिक्र नीरज कर रहे हैं ना कि साहब जो युवा है, जो सरकार ने फैसला लिया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाने का, उसको सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रूल ऑफ द लैंड है, मतलब जो देश का कानून है, उसको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं मान रहे हैं। इस वजह से सरकार ने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया अपनी तरफ से। लेकिन युवा इसे कह रहे हैं कि साहब ये तो सीधे सीधे हमारी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस पर सरकार की तरफ से विराम लगाने की ये कोशिश है। जो युवा हैं, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये तो एक तरीके से जो लोकतांत्रिक अधिकार है बोलने का, उस लोकतांत्रिक अधिकार पर सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। और इसीलिए ये जो विरोध प्रदर्शन है, यहाँ पर जो बैनर पोस्टर नजर आए और जिस तरीके की यहाँ पर नारेबाजी सुनाई पड़ रही थी, उसमें सीधे सीधे यही कहा जा रहा था कि हमें बोलने दो, बोलने की आज़ाद। इसी को लेकर ये युवा सड़क पर उतरे हुए। लेकिन वो जो गुस्सा नीरज हम देख रहे थे पिछले कुछ महीनों से इस सरकार के खिलाफ पनप रहा था, एक तरीके से वो भी आज फूट पड़ा युवाओं के इस प्रदर्शन के साथ साथ। मुद्दा बेरोजगारी का, मुद्दा भ्रष्टाचार का, मुद्दा आर्थिक मंदी का, और सबसे बड़ा मुद्दा कि नेपाल की सरकार ने विदेशी ताकतों की हाथ की कठपुतली बना के छोड़ दिया। इसको लेकर भी बहुत नाराजगी। नीरज, बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हुए थे तो वहाँ के जो लोग हैं, जनता है, उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि आप इसको क्यों बंद कर रहे थे। देखिए रुमाना, ना केवल ये आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, एंटरटेनमेंट का ही साधन नहीं है, आपका एजुकेशन का है, आपका न्यूज़ का है। मेन स्ट्रीम मीडिया जहाँ पर जिस देश में कम होती है वहाँ पर बहुत लोग कंज्यूम करते हैं इनको। बिजनेस जो है आज के समय में बहुत लोग जो हैं इसके ज़रिए ही अपना चलाते हैं। जो छोटा मोटा बिजनेस जो करते हैं, एमएसएमई जिसको हम बोलते हैं, मीडियम और स्मॉल और माइक्रो जो बिजनेस करते हैं, ट्रेडर्स जो होते हैं, वो अपना बिजनेस भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, चाहे फेसबुक के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए, इनके जरिए करते हैं। लेकिन इन सबको ही बंद कर दिया जाए तो ऐसे में जो लोग हैं उनका गुस्सा हो गया। और साफ तौर से उन्होंने, देखिए इस सोशल मीडिया बैन को लेकर ये प्रोटेस्ट जो आज रुमाना हुआ है, ये सोमवार का जो प्रोटेस्ट 8 सितंबर का था, वहाँ के जो जेन जी है, जो युवा हैं, स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा था ये करप्शन के अगेंस्ट में जो है प्रोटेस्ट होगा। और उनका प्रोटेस्ट अगेंस्ट, आप देख भी रहे हैं प्लेकार्ड जो हैं हाथों में युवाओं के, वो सोशल मीडिया को लेकर कम है और करप्शन को लेकर ज़्यादा है। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ नीरज, में लौटूंगी आपके पास। जरा दर्शकों को सीधे ग्राउंड जीरो हम नेपाल काठमांडू लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम इस वक्त मौजूद हैं और जरा वीरेंद्र से ही जानते हैं। वीरेंद्र, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है, 14 पर पहुंच चुका है, घायलों का आंकड़ा बढ़कर 300 को पार कर चुका है, जिसमें से कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अभी मुझे बताइए जमीन पर हालात क्या है, काठमांडू की, बोटवल की, पोखरण की स्थिति क्या है? वीरेंद्र। जी बिल्कुल रोमाना, काठमांडू में प्रदर्शनकारियों का जो था तनावग्रस्त अवस्था, खास करके ये बानेश्वर इलाका में वो तनावग्रस्त अवस्था अब थोड़ा कमजोर हो गया है। लोग अब घटना शुरू हो गया है, लोग अपने अपने घर तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि दुखद घटना ये हो गई कि 16 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। जो कई सारे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था घायलों का, उसमें से जो जैसे जैसे मौत की खबर आने लगी तो वैसे जो है यहाँ पे संख्या का कम होने का शुरू हो गया। जो बालकोट वाला इलाका है, बालकोट यानी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का निजी निवास है, बालकोट इलाका में कुछ ग्रुप जो है उधर तरफ जाने लगना शुरू कर दिया, तो वहां पे भी अभी रोक दिया गया है। अभी सारी चीज आकस्मिक हो रही है काठमांडू में। अभी जो कुछ समय के बाद 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। शायद मुझे लगता है कैबिनेट की मीटिंग से कोई बड़ी डिसाइड आ सकती है। उसके बाद नेपाली कांग्रेस जो यहाँ के सत्तासीन पार्टी है, जिसका होम मिनिस्टर है इस सरकार में, नेपाली कांग्रेस भी अपना कार्य संपादन समिति का बैठक बुलाया है। नेकपा एमाले जिसका सत्ता चल रहा है, यानी कि जिस पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खुद हैं, उस पार्टी का भी केंद्रीय कार्य संपादन समिति का बैठक बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फेसबुक जो बंद कर दिया गया था, वो फेसबुक अब चलना शुरू हो गया है। अभी 1 घंटा पहले से काठमांडू में, नेपाल में फेसबुक चलना शुरू हो गया है। जैसे ही लोग जानकारी दे रहे हैं, मुझे लगता है इसको जरा दोहरा देना चाहिए। और ये ब्रेकिंग न्यूज है
देखिए, सरकार की तरफ से नेपाल के अंदर जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंध लगाया गया था, जिन पर उनमें से एक फेसबुक भी है, और अभी पिछले 1 घंटे से फेसबुक पर से बैन हट चुका है क्योंकि फेसबुक अब नेपाल में दोबारा चल रहा है। ये बड़ी जानकारी है, हमारे सहयोगी वीरेंद्र दे रहे हैं, और साथ ही साथ वीरेंद्र ने यह भी बताया कि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। मरने वालों का आंकड़ा 16 पर पहुंच चुका है। अब से कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया था मरने वालों की संख्या 14, जो अब बढ़कर 16 हो गई है, क्योंकि वो 300 से ज्यादा लोग जो घायल हुए हैं उनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। और जैसे जैसे अपडेट सामने आ रहे हैं वैसे वैसे ये आंकड़ा और बढ़ता हुआ, इसकी आशंका लगातार बनी हुई है। इस बीच अभी जमीन पर जो हालात हैं उसके बारे में जानकारी के लिए फिर से एक बार वीरेंद्र के पास आपको लेकर चलेंगे। वीरेंद्र, अभी स्थिति को काबू करने के लिए क्या सेना के हाथ में ही पूरी कमान दे दी गई है? सेना काठमांडू की सड़कों पर एक्शन में नजर आ रही है, और जो कर्फ्यू का पालन ना करे, शूट एट साइट, ये ऑर्डर्स दे दिए गए वहां पर वीरेंद्र? जी बिल्कुल, तीनों तरह का पुलिस सड़क पे दिख रही है। नेपाल पुलिस जो नॉर्मल पुलिस होते हैं, उसके बाद सशस्त्र एपीएफ पुलिस जो होता है, एपीएफ पुलिस भी सड़क पे है और सेना भी सड़क पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो काठमांडू का सीडीओ है, सीडीओ को तबादला कर दिया गया है, यानी कि उसको वापस कर लिया गया है मंत्रालय में। काठमांडू के सीडीओ ने ही आदेश किया था, गोली चलाने की आदेश दी थी सीडीओ ने। ये कानूनी प्रावधान है, सीडीओ के यहाँ आदेश से बंदूक चलाई जाती है, गोली चलाई जाती है। सीडीओ को भी वापस बुलवा गया है। और जो नेपाली कांग्रेस के तरफ से होम मिनिस्टर हैं रमेश लेखक का इस्तीफा का मांग किया जा रहा है, क्योंकि ये जेनजी ग्रुप ने तो सिर्फ अपना आवाज को रखते हुए, हमें बोलने दो सरकार कहते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया था। उसका प्रदर्शन कोई उग्रता नहीं था, लेकिन पुलिस का जो गोली चल गया उसके बाद तनावग्रस्त स्थिति हो गई। तो अभी का माहौल ये है कि आने वाला 1 घंटा के बाद मंत्रिपरिषद का बैठक है। मंत्रिपरिषद की बैठक से आधिकारिक तौर पे कुछ ना कुछ घोषणा किया जाएगा। लेकिन फेसबुक चलना शुरू हो गया है, ट्विटर चलना शुरू हो गया है, व्हाट्सएप चलना शुरू हो गया है, लेकिन इसका कोई आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से नहीं करी गई है। और जो सीडीओ था काठमांडू का सीडीओ को जो है वापस बुला के मंत्रालय में तबादला कर दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि उन्हीं के आदेश से गोली चलाई गई, इस तरह का है। और सुरक्षा समिति का बैठक भी अभी जारी है। सारे राजनीतिक पार्टी का अपना अपना बैठक जारी है। अभी कुल मिला के सारे राजनीतिक पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, सारे अपना अपना ट्विटर पे, अपना अपना फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया है कि सरकार को संयमितता होना चाहिए, प्रदर्शनकारी को संयमितता होना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन होनी चाहिए। इस तरह से गोली जो चली उसका खिलाफ कर रहा हूँ, भर्त्सना कर रहा हूँ, इस टाइप का भर्सन वगैरह जो आना शुरू हो गया है। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, आप फिर मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, इन पर बैन लगाया। और ये जो फैसला लिया सरकार ने, उसी के खिलाफ आज ये प्रदर्शन जो देखते ही देखते बेहद उग्र हो गया। इन प्लेटफॉर्म्स ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में दरअसल रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। मंत्रालय ने 28 अगस्त से 7 दिन का समय दिया था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। 7 दिन का मतलब हो गया कि 2 सितंबर तक। अब 2 सितंबर को जब ये मियाद खत्म हुई और उसके बाद जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने वो नियम का पालन नहीं किया था, जो सरकार की तरफ से नियम तय किए गए थे, उन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। और तभी से मतलब 3 सितंबर से ये जो सरकारी फैसला था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध वाला, वो लागू हो गया। प्रदर्शनकारी सरकार के इसी फैसले का विरोध कर रहे हैं और आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जब सड़क पर उतरे तो देखते ही देखते ये प्रदर्शन उग्र हो गया। हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। वीरेंद्र बता रहे हैं कि अभी भी एक बैठक चल रही है सुरक्षा की, जिसमें समीक्षा की जा रही है। इसके अलावा शाम में 6 बजे के आसपास आपात बैठक भी सरकार की तरफ से बुलाई गई है। लेकिन सवाल ये कि जब 3 तारीख से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीरेंद्र बैन कर दिए गए थे और सरकार को इस बात का भी अंदाजा था कि लोगों में नाराजगी है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर आज हालात इतने बेकाबू क्यों हो गए? वीरेंद्र, इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मैं अपनी दूसरी बात रखने से पहले एक अपडेट दे दूं कि तकरीबन 18 लोग की मौत हो गई है। 18 लोगों का मौत का पुष्टि हो गया है। ये आंकड़ा बड़ा है, ये आंकड़ा बड़ा है। मैं दर्शकों के लिए दोहरा देती हूँ। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में जो प्रदर्शनकारी आंदोलन के लिए उतरे हुए थे सड़क पर, उनमें मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ 18
18 प्रदर्शनकारियों की मौत की अभी तक पुष्टि हुई है। ये बड़ा आंकड़ा हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम की तरफ से दिया गया है, जो खुद इस वक्त नेपाल काठमांडू में ही मौजूद हैं। जी वीरेंद्र, अब अपनी बात पूरी कीजिए। जी, अब इसको मैं थोड़ा डेप्थ में समझाना चाहूंगा कि तकरीबन 2 साल से, तकरीबन 1.5 साल से कहा जाए, 1.5 साल से इस ओली सरकार के खिलाफ में नेपाल में कई तरह की प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात तब हो गया जब सोशल मीडिया को बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया को बंद करने के एक कानून दिखाया गया, सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश आया, उस आदेश को आधार बनाया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पहले संविधान के तहत कानून बनाना होता है, जो संविधान में लिखा गया रहता है, उसके तहत एक एन, जो जिसको विधेयक कहा जाता है, वो कानून बनाना चाहिए। वो कानून अभी विचाराधीन अवस्था में है, अभी तक संसद से वो कानून पास नहीं हुआ है। लेकिन सरकार जो है जल्दीबाजी में एक निर्देशिका बना के, यानी कि कैबिनेट के डिसाइड के तहत जो है सोशल मीडिया को बंद कर दिया। सोशल मीडिया संबंधी एक कानून बनने के क्रम में ही है, वो विचाराधीन अवस्था में ही है, वो सोशल अभी संसद से पास भी नहीं हुई है। लेकिन सरकार ने अपना कमजोरी को लुकाने के लिए, अपना कमजोरी को छुपाने के लिए जो है जल्दीबाजी में सोशल मीडिया को बंद कर दिया। क्योंकि सोशल मीडिया में पिछले कई हफ्ता से ओली सरकार के खिलाफ जो है बातें आ रही थी। हालांकि सरकार ने ये अपना आधार बना दिया कि वो मीडिया सब डरता नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये भी जानकारी करा दूं कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सारे मीडिया नेपाल में टैक्स भर रही है। अर्थात टैक्स वाला सिस्टम में वो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन इधर वाला जो होना चाहिए था मंत्रालय में आके, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है। तकरीबन नेपाल में अभी 30 करोड़ से ज्यादा सोशल मीडिया ने टैक्स भर चुका है। टैक्स के जरिए से, जो पैन होता है ना, पैन सिस्टम, टैक्स के जरिए से टैक्स भी भर रही है। तो इसलिए जेन जी पुस्ता जो है इस बात को पकड़ लिया कि सरकार जो है अपना बातें को छुपाने के लिए, सरकार अपने बात को छुपाने के लिए जो है ये कर रहा है। ये कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, क्योंकि कानून भी नहीं बनी है। ये सब की वजह से ये किया गया। हालांकि ये आज का जेन जी का जो आंदोलन है, प्रदर्शन है, ये कल ही घोषणा कर दिया गया था कि हम, हालांकि सीडीओ ने स्वीकृति भी दे दी गई थी, पूर्व स्वीकृति लिया गया आंदोलन है। ऐसा नहीं है कि कोई अचानक सी हो गई हो, एक दिन पहले से तैयारी किया गया था। बकायदा कहा गया था कि 28 साल से नीचे उम्र के ही लोग इस प्रदर्शन में रहेंगे। तो इसमें सरकार को कम से कम चाहिए था कि संयमता अपनाए, सरकार को कम से कम शांतिपूर्ण तरीका से साथ देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने सो नहीं किया। खास करके जेन जी ग्रुप जब संघीय संसद पे चढ़ना शुरू कर दिया, संघीय संसद के वाल पे चढ़ना शुरू कर दिया, तब जाके गोली शुरू हो गई। हालांकि बाकी बात तो सरकार अपना बताएंगे, कैबिनेट के डिसाइड से और बात बताएंगे, लेकिन वास्तविकता यथार्थ जो हमने देखा है वो यही है रोमाना। बिल्कुल, लेकिन बेहद ये एक तरीके से कहा जाएगा कि निर्मम तरीके से इस प्रदर्शन पर काबू पाने का तरीका था। क्योंकि आप देखिए, सब युवा जो इस प्रदर्शन के लिए सड़क पर उतरे हुए थे, 28 साल से कम आयु के लोग ही आए, सड़क पर उतरे, इस प्रदर्शन का हिस्सा बने, ये आह्वान किया गया था। और ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए, जिस प्रदर्शन की कल एक दिन पहले ही इजाजत ले ली गई थी, जिस प्रदर्शन के बारे में एक दिन पहले ही सरकार को जानकारी दे दी गई थी, उस प्रदर्शन को काबू करने के लिए अगर सरकार की तरफ से खुली फायरिंग, ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया जाए प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए, तो जरा सोचिए आप कितनी भयावह ये पूरी स्थिति रही होगी और कितने दूरगामी अब इसके परिणाम सरकार को भुगतने होंगे। क्योंकि अब तक जो आंदोलनकारी हैं उनमें से 18 की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 300 से ज्यादा आंदोलनकारी घायल हुए हैं, जिनमें बहुत सौ की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मतलब मरने वालों का यह आंकड़ा बढ़ सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और सीधे सीधे इसका खमियाजा वीरेंद्र ओली सरकार को ही उठाना होगा, ओली सरकार को ही अब इसकी कीमत चुकानी होगी। और सत्ता से हटना एक विकल्प अब यही क्या रह गया है ओली सरकार के सामने, भले ही उसमें कुछ समय लगे। वीरेंद्र जी बिल्कुल। हालांकि जो भी विपक्षी दल है, यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, नेकपा माओवादी, सारे दल के लीडर जो है खुलेआम ट्विटर पे लिख रहे हैं, खुलेआम फेसबुक पे लिख रहे हैं कि सरकार इस्तीफा दो, ओली सरकार इस्तीफा दो, ये सरकार भंग होनी चाहिए, इस तरह से लिख रही है। क्योंकि 1 घंटा पहले से फेसबुक, ट्विटर वगैरह चलना शुरू हो गया है नेपाल में। एक्स जो है ट्विटर का दूसरा नाम एक्स, तो सारा सोशल मीडिया चलना शुरू हो गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विपक्षी नेताओं को माने, विपक्षी नेताओं ने जो अपना धारणा
रखना शुरू कर दिया है। हालांकि नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले जो सत्ताधारी दल हैं वो अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। उसका कोई भी लीडर कहीं किसी मीडिया में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अभी किसी का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन इधर बाकी जो विपक्षी वाले दल हैं, सारे विपक्षी दल जो है ये आह्वान करना शुरू कर दिया है, ये मांग करना शुरू कर दिया है। खास करके इस्तीफा का मांग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा का मांग की जा रही है। गृह मंत्री जो है, गृह मंत्री रमेश लेखक, उनका इस्तीफा का मांग की जा रही है। संचार मंत्री जो है पीएस गुरुंग यानी कि पृथ्वी सुब्बा गुरुंग, उनका इस्तीफा की मांग की जा रही है। इस टाइप का हालात बना हुआ, लेकिन सारे पार्टी के इंटरनल मीटिंग अभी चल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बात तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के हाथ से अब निकल चुकी है, और जिस तरीके से ये खबरें आ रही हैं, जो वीरेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो अब काम कर रहे हैं, मतलब वो जो बैन लगाया गया था, अब आधिकारिक तौर पर तो उसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन क्योंकि अब वो नेपाल में चल रहा है, फेसबुक भी चलना शुरू हो गया है, एक्स भी एक्टिव हो गया है नेपाल में, उसका भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं नेपाल के लोग, तो मतलब एक तरीके से वो बैन हटा है। और अगर बैन हटा है तो इसका मतलब सीधे सीधे ये समझ में आ रहा है नीरज राजपूत कि सरकार जो है वो बैकफुट पर आई है। सरकार को समझ आ गया है कि ये तानाशाही, जिसको लोग कह रहे हैं कि साहब ये तानाशाही है, आपने हमारी आवाज दबा दी है, बोलने दो सरकार, यही तो वो नारा था, यही तो वो मांग थी जिसको लेकर प्रदर्शनकारी उतरे थे। तो सरकार अब समझ रही है कि इस मांग को मानना ही एकमात्र विकल्प है अभी अगर सत्ता में बने रहना है तो। नीरज। बिल्कुल रुमाना, देखिए जो अभी वीरेंद्र ने बताया कि फेसबुक भी शुरू हो गया और व्हाट्सएप भी, मैं अभी चेक कर रहा था फ़ोन पर, तो देखा कि ट्विटर जो है पोस्ट जो है आनी शुरू हो गई हैं, काठमांडू से आनी शुरू हो गई, नेपाल से आनी शुरू हो गई। तो ऐसा लगता है कि केपी शर्मा जो ओली हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार ने शायद ऐसा है थोड़ा हटाया होगा, रिलैक्सेशन दिया होगा इन सोशल मीडिया अकाउंट से, तभी जो लोग जो हैं वो पोस्ट कर पा रहे हैं वहाँ से। क्योंकि वीपीएन तो एक माध्यम है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में अब पोस्ट जो है सोशल मीडिया पे आ रही है। तो ऐसा लगता है कि 6 बजे जब मीटिंग होगी तो उस वक्त हो सकता है कि सरकार कहे कि हमने हटा दिया है, बैन हटा दिया, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में, जहाँ पर इतनी लाखों की तादाद में जो युवा इकट्ठा हो गए हैं, राजधानी काठमांडू में हो गए। इसके अलावा जो नज़दीकी शहर हैं, भरतपुर है, पोखरा है, बुटकल है, या विराटनगर, इन सब से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो ऐसे में लगता है कि सरकार, और जैसे कि अभी वीरेंद्र ने बताया कि जो सीडीओ जो हैं काठमांडू के, उनको हटा दिया गया जिन्होंने फायरिंग का आदेश दिया था। तो ऐसा लगता है कि सरकार झुकती भी नजर आ रही है इन सब सैलाब के आगे, यानी कि युवाओं के आवाज के सामने। जानकारी के लिए नीरज। वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखेगा, कोई और अपडेट होगा तो सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल बैकफुट पर सरकार नेपाल में नजर आ रही है, और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो दोबारा नेपाल में चलना शुरू हो चुके हैं। नेपाल में प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल में फेसबुक, एक्स, व्हाट्सएप, ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक बार फिर से चलना शुरू हो गए। दोबारा से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध हटाने की अभी जानकारी नहीं दी है, लेकिन क्योंकि ये जो नागरिक हैं, जो लोग हैं नेपाल के, वो यूज कर पा रहे हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो मतलब ये माना जा रहा है कि इन पर से रोक हट गई। दोबारा से फेसबुक चल रहा है, एक्स चल रहा है, और व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं लोग नेपाल में। बहुत दबाव में नेपाल की सरकार आई। जिस तरीके से आज हजारों नहीं लाखों की तादाद में युवा नेपाल के कई शहरों में सड़कों पर उतरे, जिसमें सबसे बड़ा प्रदर्शन काठमांडू में देखने के लिए मिला, जहां बाकायदा संसद भवन पर युवाओं ने धावा बोल दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सेना को बुलाना पड़ा, शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए थे। कई प्रदर्शनकारी जिन्हें गोलियां लगी हैं, हालांकि रबर पैलेट्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अभी तक जो सामने जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 18 प्रदर्शनकारियों की अब तक मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिनमें से कई की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, और ऐसे में मरने वालों का यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। तमाम राजनीतिक दल सरकार के विरोध में आवाज मिला रहे हैं इन युवा प्रदर्शनकारियों के साथ। दबाव में सरकार, इसमें कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं। और ऐसे में अब ये बड़ा कदम 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो दोबारा से नेपाल में एक्टिव हो गए। हरिद्वार में बालावाली स्टेट हाईवे पर जमकर बवाल हो गया है, और हंगामा तब और बढ़ा जब मांस से भरे एक वैन ने सड़क किनारे चल रही गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, पिकअप वैन को उन्होंने घेर लिया, और उसके बाद ड्राइवर और उसके साथी को पकड़कर जमकर पीटा गया। बाद में गुस्साए ग्रामीणों ने वैन में तोड़फोड़ की पहले, और फिर वैन को आग के हवाले कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची,
लेकिन माहौल बिगड़ने पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठियां भांजी, भीड़ को तितर-बितर किया। बाद में वैन के ड्राइवर और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है, हंगामा करने वालों और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मां बेटे के पिस्टल से फायरिंग की तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर हड़कंप मचा है। वीडियो छतरीपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर छत पर एक मां और बेटा हवाई फायरिंग कर रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल है, इसे लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। वायरल वीडियो में मां और बेटा पिस्टल हाथ में लेकर छत पर फायरिंग कर रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि इनकी एक चूक किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, लेकिन रील की खुमारी में ये छत पर फायरिंग का वीडियो बना रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ये जांच करने में जुटी है कि फायरिंग जिस पिस्टल से की गई वो पिस्टल वैध है या अवैध, उस पिस्टल को चलाने के लिए लाइसेंस है या नहीं। हरिद्वार में एक हाथी ने जमकर उत्पात मचा दिया। जिले की राजलोक कॉलोनी में रात के वक्त हाथी घुसा। हाथी ने घर के बाहर खड़ी एक कार को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। पहले हाथी ने अपने पैर से गाड़ी को कुचला और उसके बाद दांत में फंसाकर कार को पलट दिया। वीडियो देखिए आप, हाथी कार को पलट रहा है। इतना ही नहीं, हाथी ने कॉलोनी की कई और जो चीजें थी, सामान था, उसे भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना ने लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। वन विभाग ने हाथियों को पकड़ने के लिए कई टीम्स बनाई हैं, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये हरिद्वार में हाथी का आतंक कह सकते हैं आप। इस तस्वीर को देखिए आप, कैसे रिहायशी इलाके में पहुंचकर हाथी ने ये नुकसान पहुंचाया। वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में हाथियों का एक झुंड दिखा, जिसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। हाथियों का ये झुंड नेशनल हाईवे 534 पर आ गया था। इसे देखते ही मौके पर मौजूद लोग तो सहम गए और फौरन वापस दौड़ने लगे। इस दौरान कुछ लोग झुंड में मौजूद हाथियों का वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हाथी उनकी ओर तेजी से बढ़े तो लोगों ने मौके से भागने में ही अपनी भलाई समझी। काफी देर तक लोग सड़क पर चलते रहे, हाथियों का झुंड उनका पीछा करता रहा। हालांकि कुछ देर बाद हाथी जंगल की ओर वापस लौट गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक तेंदुए की दस्तक से लोग दहशत में हैं। ये तेंदुआ कुछ दिन पहले ही एक घर के बाहर शिकार की तलाश करता दिखा था और अब एक बार फिर से ये तेंदुआ रात के वक्त रिहायशी इलाकों में शिकार की तलाश करता दिखा है। तो इस तेंदुए की तस्वीर जब दोबारा से घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है तो लोगों में दहशत है। रात को सड़क पर चलना, शिकार ढूंढना, तेंदुआ, अब ये तो आए दिन की बात सी लग रही है। तस्वीरें जयपुर के सूतमिल इलाके की हैं। यहाँ पर तेंदुआ दिखने की जानकारी सामने आने के बाद से लोग सहम गए हैं। सबसे ज्यादा फिक्र लोगों को अपने बच्चों की हो रही है, तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग फिक्रमंद हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रविवार को तब माहौल बिगड़ गया जब एक स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर से ई रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद नाराज लोगों ने स्कॉर्पियो गाड़ी को मौके पर ही पकड़ा, ड्राइवर को बाहर निकाला, गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क पर धू-धू कर जलती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक गाड़ी तो देखिए जलकर खाक हो गई थी। इस घटना से नाराज लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया, हादसे के खिलाफ खूब नाराजगी जताई। पुलिस ने किसी तरह से लोगों को समझाया, मामले को शांत कराया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक होमगार्ड पर बड़ा आरोप लगाया। आरोप है कि होमगार्ड ठेके पर उधार की शराब न मिलने से इस कदर नाराज हुआ, उसने ठेके को ही आग लगा दी। ठेके को आग लगाने वाली उसकी करतूत दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीर में साफ दिखा, एक व्यक्ति मुंह पर सफेद गमछा बांधकर पहुंचता है और ठेके के नीचे पेट्रोल जैसा कुछ डालता है और फिर जेब से माचिस निकालकर ये देखिए आग लगा देता है।
और बाद में वापस पलटता है, बाइक पर बैठता है, फरार हो जाता है। ठेके के सेल्समैन ने इस मामले में डायल 112 के होमगार्ड को आरोपी बताया, जिसका कहना है कि उधार की शराब न देने की वजह से होमगार्ड ने ठेके को ही आग लगा दी। ये मामला दौराना इलाके में मौजूद एक वाइन शॉप का बताया जा रहा है। इधर दिल्ली के लाल किले से करोड़ों का कलश चोरी करने वाला चोर यूपी के हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने कलश चोरी करने के आरोपी भूषण शर्मा को हापुड़ से गिरफ्तार किया और उसे अपने साथ लेकर दिल्ली आ गई है। लाल किला परिसर में हुए जैन धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भूषण शर्मा नाम का ये कलश चोर, इसने कलश चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी करने के बाद वो कलश को एक बैग में भरकर मौके से फरार हो गया। इस दौरान उसका चेहरा एक सीसीटीवी में कैद हो गया था। इसी के आधार पर, इसी की मदद से दिल्ली पुलिस आरोपी भूषण शर्मा तक पहुंची और उसे गिरफ्तार किया गया। चुराया गया कलश करोड़ों का है, एक जैन कारोबारी का था। इसकी चोरी होने के बाद से ही चोर की तलाश की जा रही थी। पुलिस की गिरफ्त में अब ये चोर आ चुका है। और अब खबर आपको सतर्क करने वाली है। अगर आपके घर में एसी है, लंबे वक्त से एसी का फिल्टर आपने साफ नहीं करवाया है, सावधान हो जाइए आप, क्योंकि एसी को लेकर लापरवाही जिंदगी छीन सकती है। आज हरियाणा के फरीदाबाद से एसी से जुड़ी ऐसी ही खौफनाक खबर सामने आई है। ये डराने वाली खबर आपको आगाह करने के लिए देखना जरूरी है। फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड इलाके में 4 मंजिला मकान की पहली फ्लोर पर लगा एसी जोरदार धमाके के साथ फट गया और पहली फ्लोर से आग के शोले उठने लगे। धमाके की आवाज से आसपास के लोग दौड़ कर आए। इस बीच पहली फ्लोर पर रह रहे लोग सुरक्षित बाहर निकल आए, जिस पर लोगों ने चैन की सांस ली। इस दौरान किसी ने ऊपरी फ्लोर की ओर ध्यान नहीं दिया। जिस फ्लोर तक आग की उठती लपटें धीरे धीरे पहुंच रही थी और धुआं अंदर के कमरों में भर रहा था, और जब लोगों का ध्यान गया तब तक आग इतनी भड़क चुकी थी कि किसी की दूसरी फ्लोर तक जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। जब बचाव टीम मौके पर पहुंची और उसने दूसरी फ्लोर का दरवाजा तोड़ा, तब तक दूसरी फ्लोर पर मौजूद पति पत्नी और बेटी की दम घुटने से सांसें उखड़ गईं, जबकि बेटे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस परिवार के साथ रह रहे कुत्ते की भी मौत हो गई। और ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, आप दिखा सकते हैं कि बहुत बड़ा हादसा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के करीब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। अगर दमकल की टीम जल्दी पहुंचती तो शायद हादसे को टाला जा सकता था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ट्रक सवार को रोकने की कोशिश कर रहे बाइक सवार की जान बाल बाल बची। सड़क पर दौड़ रहे ट्रक को रुकवाने की कोशिश ये युवक कर रहा था। इस दौरान वो सड़क पर गिर गया और ट्रक के पहिए के नीचे आने से बस बाल बाल बचा। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सहस्त्रधारा रोड की हैं। यहाँ पर हरियाणा नंबर का बिना रेयर प्लेट वाला ट्रक ये नो एंट्री के बावजूद सड़क पर जा रहा था। इसे जो राजपुर क्रॉसिंग है उसी के पास एक बाइक सवार ने रुकवाने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए आप, बाइक सवार ट्रक के हेल्पर सीट की साइड की खिड़की से ट्रक को रुकवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोका और ये बाइक सवार ट्रक के नीचे गिर गया। इस दौरान महज कुछ इंच के फासले से ही बाइक सवार ट्रक के पहिए की जद में आने से बचा, उसकी जान बस बची। वहीं पास में मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जिसमें ट्रक ड्राइवर की करतूत कैद हुई है। तो वो सच देख रहे थे आप, जिसकी खुद खबर गवाह है। मुझे एबीपी न्यूज पर इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।